RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मगध हम पढ़ रहे थे और मगध में हर्यक वंश हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज मित्रों पढ़ेंगे हम लोग हर्यक वंश में शिशुनाग वंश। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो हर्यक वंश का अंतिम शासक है वो नागदशक है या दर्शक है। तो उसकी हत्या शिशुनाग जो उसका सेनापति होता है कर देता है। वो बाग में टहल रहा होता है और इसकी छुरा भोंक करके ये हत्या कर देता है। बहुत सारे प्रमाण अलग अलग मिलेंगे हत्या करने के, लेकिन इससे हमारा मतलब नहीं है। हत्या कर देता है इससे मतलब है। तो शिशुनाग जो है इसने शिशुनाग वंश की स्थापना की। उसमें मित्रों देखना है मुझे दो शासक, सिर्फ दो शासकों को पढ़ना है शिशुनाग वंश में। एक पढ़ना है शिशुनाग को, स्वयं को शिशुनाग को पढ़ना है। नोट करते रहेंगे मेरे साथ, बहुत अच्छे पॉइंट बताने वाला हूँ कम शब्दों में। शिशुनाग को पढ़ना है। इसका जो अच्छा कार्य रहा तो इसने वत्स जो मैंने बताया था डायग्राम के आगे, वत्स और अवंती दोनों को मगध में मिला लिया। एक ये पॉइंट आपको नोट करना है मित्रों। अब वज्जी संघ पर नियंत्रण हेतु अब देखिए शिशुनाग ने वत्स एवं अवंती दोनों को मगध में मिला लिया। एक पॉइंट ये। अगला पॉइंट है वज्जी जो है, एक वज्जी जहाँ की चेलना थी, तो वज्जी संघ पर नियंत्रण है। इसने पाटलिपुत्र के अलावा एक और राजधानी बनाई। कौन सी राजधानी बनाई? पहले पाटलिपुत्र थी राजधानी, पाटलिपुत्र, और इसके अलावा वैशाली को ये राजधानी बनाता है। वैशाली को अपनी राजधानी बनाता है। एक पॉइंट नोट कर लेंगे, वैशाली को अपनी राजधानी बनाता है। तो पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को मगध की राजधानी किसने बनाया? तो शिशुनाग ने बनाया। ये यहाँ पर पूछा जा सकता है। अगला, ये बस इतना ही पढ़ना है इसके बारे में। अगला में तो पढ़ना है कालाशोक। क्या पढ़ना है? कालाशोक नाम है इसलिए मैंने इसको लाल से लिखा, काले पेन से नहीं लिखा है। कालाशोक, इसको काकवर्ण के नाम से भी जानते थे। क्या? काकवर्ण के नाम से भी जानते थे। इतना पॉइंट आप नोट कर लेंगे। देखिए काकवर्ण को हम कैसे देखेंगे। एक छोटा सा एक कृत्य रहा है, बहुत महत्वपूर्ण, पूछा जा सकता है कि इसने क्या किया। कालाशोक ने वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया। पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र को पुनः, वैशाली से पुनः मगध की राजधानी किसने बनाया? तो कालाशोक ने बनाया। ये पॉइंट ये पूछा जा सकता है मित्रों। अब एक और इसका कृत्य है जो बहुत महत्वपूर्ण है, महात्मा बुद्ध के परिमहानिर्वाण के 100 साल पूरे हो रहे हैं। 100 साल पूरे हो गए हैं, 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। एक पॉइंट नोट कर लेंगे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 100 साल पूरे हो गए हैं। इसी के उपलक्ष्य में कालाशोक वैशाली में सेकेंड मतलब द्वितीय बौद्ध संगीत करवाता है। द्वितीय बौद्ध संगीति करवाता है। एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे, कई बार पूछा जाता है। कब करवाता है? तो 100 साल पूरे हो गए, 383 में 383 BC। मैंने BC AD AC सब मैंने बताया है, इनका इतिहास पूरा पढ़ाया है। आप हमारे चैनल पर जाके वीडियो में देख सकते हैं। तो BC में करवाता है द्वितीय बौद्ध संगीत। कहाँ होती है? वैशाली में होती है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सर्वकामिनी इस बौद्ध संगीत के अध्यक्ष होते हैं, या सर्वकारुणी भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। और इस समय जो शासक है ये तो कालाशोक है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है द्वितीय बौद्ध संगीत किसके शासन काल में हुई? तो कालाशोक। कौन सा वंश था? तो शिशुनाग वंश था। कहाँ हुई? तो वैशाली में हुई। और कब हुई? 383 ईसा पूर्व में हुई। 100 वर्ष पूरे होने पर हुई। और अध्यक्ष कौन था? तो सर्वकामिनी इसका अध्यक्ष था। एक पॉइंट नोट कर लेंगे। और इसमें क्या हुआ ये प्रश्न पूछा जाता है।
जब द्वितीय बौद्ध संगीत हुई तो बौद्ध धर्म में क्या हुआ, तो दो संप्रदायों में ये बट गया। कौन सा, एक स्थाविर संप्रदाय में बट गया, दूसरा महासांघिक संप्रदाय में बट गया। तो स्थाविर महासांघिक दो संप्रदायों में बौद्ध धर्म बट गया। कब बटा, 383 में द्वितीय बौद्ध संगीत में, और सर्वकामनी के दस्ता में। काकवर्ण उस समय शासक था, कहाँ, शिशुनाग का था। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, बहुत बार पूछा जाता है। अब मित्रों यदि हम बात करें तो शिशुनाग का जो अंतिम शासक था वो था नंदीवर्धन। क्या था, नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन, तो यहाँ लिखे दे रहे हैं नंदीवर्धन था। शिशुनाग का अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन था। इसकी दासी एक होती है, उसका एक पुत्र होता है, कौन, क्या नाम उसका है, महापदनंद। वो इसकी हत्या कर देता है, महापद्मनंद वो इसकी हत्या कर देता है और फिर नंद वंश की स्थापना करता है। बस इतने इसके बारे में पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। तो मित्रों आपको समझ में आ गया होगा, बस इतना बहुत है। आगे एक और देख लेते हैं, नंदवंश। नंदवंश देख लेते हैं, बस 5 मिनट में समाप्त हो जाएगा। मगध, इसके बाद विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, नंदवंश पूरा पढ़ेंगे। ये सारे चीज़ें देखनी है। अब देखते हैं नंदवंश। नंदवंश बहुत महत्व, ये अब कुछ जो ग्रंथ हैं वो बोलते हैं ये शूद्र है, कुछ ग्रंथ हैं वो बोलते हैं इसको ब्राह्मण है, और ये क्षत्रियों का नाश करता है, क्षत्रियों की हत्या करता है। एक पॉइंट नोट कर लेंगे, ये क्षत्रियों की हत्या करता है, इसलिए इसके बहुत सारे उपनाम हैं। कौन कौन इसके उपनाम हैं, तो मैं उस पर भी चर्चा करता हूँ। देखिए कौन कौन से उपनाम हैं। तो एक का उपनाम एक है मित्रों, सर्व क्षत्रो संहार। सर्व क्षत्रो संहार, ये नोट कर लेंगे, पूछा जाता है। महापद्मनंद के जो उपनाम हैं पूछे जाते हैं। सर्व क्षत्रो संहार, इसका मतलब है क्षत्रियों का संहार करने वाला, क्षत्रियों का संहार करने वाला, क्षत्रियों का संहार करने वाला। और इसका नाम है भार्गव। भार्गव इसका उपनाम है, बहुत महत्वपूर्ण। भार्गव मतलब है परशुराम का अवतार। क्या है, परशुराम का अवतार, ये पूछा जाता है। भार्गव एक उपनाम है, परशुराम का अवतार। दूसरा है अपरो परशुराम। अपरो परशुराम मतलब दूसरा, सेकंड परशुराम, परशुराम दूसरा परशुराम, ये इसका अर्थ है। इसका भी एक उपनाम है। और है एकराट या एक छत्र। एकराट या एक छत्र, ये भी इसका उपनाम है, एकराट या एक छत्र। सभी दिशाओं को जीतने वाला, इसका अर्थ है सभी दिशाओं को जीतने वाला। एक एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब देखिए महापद्मनंद के दरबार में पाणिनि रहते हैं, पाणिनि रहते हैं जो कि व्याकरण करता है। एक ये पॉइंट पूछा जाता है। पाणिनि जो कि व्याकरण करता है या अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, ये पूछा जा सकता है। और क्या महत्वपूर्ण है, तो और भी महत्वपूर्ण है महापद्मनंद। ये मित्रों क्या करता है, ये कलिंग को जीतता है। क्या करता है, कलिंग को जीतता है, कलिंग को जीतता है। तो जब जीतेगा तो वहाँ कुछ बदलाव भी करवाएगा, तो वहाँ पर नहर का निर्माण कराता है, नहर का निर्माण करवाता है। उस नहर का नाम पूछा जाता है, क्या नाम है, तनसुली नहर। तनसुली नहर, तो तनसुली नहर एक बनवाता है कलिंग को जीत करके। जब जीत कर लाएगा, जब जीतेगा तो वहाँ से विजय के रूप में एक मूर्ति उठा लाता है जिसका नाम है जिनसूर की मूर्ति। जिनसूर
सूर्य की मूर्ति, कलिंग उड़ीसा में आजकल पड़ता है। तो जिन सूर्य की मूर्ति ये उठा लाता है महापद्म नंद, इस दिखाने के लिए कि हमने कलिंग को जीत लिया है, ये वहाँ पर मूर्ति रखी। फिर कलिंग पहुँच जाएगी, इस पर युद्ध होता रहेगा, मैं आगे चर्चा करूँगा। अब यदि हम बात करें तो इतना जितना मैंने बताया ये वनडे, यूपी, SSC और TGT PGT के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप प्रैक्टिसर देखेंगे उठा करके, ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ज़्यादा इनके बारे में नहीं पढ़ना है। और पहली बार नहर का उल्लेख भी यहीं मिलता है कलिंग में, जो तंसुलिन नहर है, यही पहली नहर है यहाँ की, ये पॉइंट पूछा जा सकता है। इसके बाद हम घनानंद की बात कर लेते हैं, बस 2 मिनट में घनानंद की बात कर लेते हैं। अब घनानंद की बात करते हैं। घनानंद, घनानंद मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है। घनानंद की बात करें तो यूनानी लेखों के अनुसार, यूनानी लेखकों के अनुसार, ये पॉइंट पूछा जाता है, कई बार पूछा गया इसलिए मैं लेके आया हूँ इसको। घनानंद को अग्रमीण कहा गया है। क्या यूनानियों का अग्रमीण कहा गया है? यूनानी लेखकों के अनुसार घनानंद को अग्रमीण कहा जाता है। ये इसके बाद सिकंदर यहाँ पर आएंगे। इसी के शासनकाल में सिकंदर, यूनानी शासक सिकंदर या अलेक्जेंडर या सिकंदर महान का आक्रमण होता है। एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे, घनानंद के समय में आक्रमण होता है। इसी के शासन में ही चंद्रगुप्त मौर्य का भी आक्रमण होता है, जिसको चाणक्य ने करवाया था। एक पॉइंट आप ये नोट कर लेंगे घनानंद के समय में। अब यदि हम बात करें तो घनानंद के दरबार में जो एक और 2 पॉइंट पूछे गए हैं कि 2 अमात्य रहते थे। एक का नाम था सकटाल नाम था, दूसरे का नाम था स्थूलभद्र नाम सुना होगा, स्थूलभद्र। ये 2 इसके सलाहकार थे, एक ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, स्थूलभद्र सलाहकार थे। इसी के दरबार में विद्वान भी रहते थे, जैसे व्याकरण करता है, जैसे कि वर्ष रहते थे और उपवर्ष रहते थे। वर्ष हो गए, विद्वान हैं से लेखक हैं, वर्ष, उपवर्ष, वरुच, कात्यायन, वरुचि, वरुच, कात्यायन और आपके पाणिनि हो गए। ये वेदत्रयी इसमें व्याकरणकर्ता में शामिल होते हैं। आदि विद्वान घनानंद के दरबार में रहते थे। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक है। घनानंद को चंद्रगुप्त मार देता है और फिर यहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। मैं घनानंद और चाणक्य की स्टोरी मौर्य वंश में बताऊंगा। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, किस तरीके से चाणक्य ने कसम खाई कि मैं नंद वंश को समाप्त कर दूंगा, किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना, किस तरीके से घनानंद समाप्त हुआ और मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य साम्राज्य कैसे इतना बड़ा हो गया जिसके पास कोई पैसा नहीं था, और एक कह सकते हैं शिकारी के बेटे से चंद्रगुप्त मौर्य राजा कैसे बना, मैं सब कुछ बताऊंगा। लेकिन इसके पहले विदेशी आक्रमण हमें पढ़ने हैं। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।